नमस्कार, जी मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। भारतीय लोकतंत्र में जितनी कमियां और खामियों को लेकर लोग झींकते हैं, अफसोस करते हैं, शिकायतें करते हैं, उन सब के लिए ये मौका है। चुनाव एक मौका है कि वो पहले बेहतर उम्मीदवार और उसके बाद एक बेहतर सरकार का चुनाव कर सके जो उनकी उम्मीदों पर खरी उतरे। ये वो मौका है जब आप जनता के बीच नेता जाते हैं और जनता चुनती है कि सरकार किसकी होगी। दिक्कत एक छोटी सी है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 5% वोट से सरकारें बन जाती हैं और 5% कम वोट से विपक्ष बन जाता है। बात यह है कि पार्टी 5% वोट से अगर बन जाती है तो छत्तीसगढ़ में 4 चुनाव अब तक हो चुके हैं। इन 4 चुनावों में 2018 का जिक्र इसलिए खास हो जाता है क्योंकि नतीजे काफ़ी खास थे। इन 5 सालों में क्या बदला, कितना राजनीतिक परिवर्तन हुआ है और कितना असर रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। आज हम यहाँ जो बात करने वाले हैं वो ये कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा जलसा है, जहाँ हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ जो चर्चा हो तो घरों में बैठे लोग मतदान के लिए अपने घर से निकले और मतदान केंद्र तक खींचे चले आए। तो ये चर्चा, ये सबसे बड़ा मंच है और इस मंच पर चुनाव की चर्चा होगी। पार्टियों ने तय कर दिया है कि चुनाव में कौन रहेगा, जनता को तय करना है कि चुनना किसे है। इसलिए आइए शुरुआत करते हैं जी मंच पर सबसे बड़ी चुनावी चर्चा। और मैं बुलाना चाहूँगी पहले पैनलिस्ट को। उसके पहले मैं बुलाना चाहूँगी जी न्यूज़ की सीनियर एंकर शोभना यादव को मंच पर। इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी प्रमोद तिवारी जी हैं, मीडिया ऑब्जर्वर है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए, रामपुर खास यूपी की सीट से 9 बार के विधायक रहे हैं, संसद में 3 बार रह चुके हैं, उपनेता हैं राज्यसभा में। और इस खास पैनल को आगे बढ़ाएंगी जी न्यूज़ की सीनियर एंकर शोभना। ओवर टू यू शोभना। बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति। तो ये मंच सज चुका है और जैसा कि आप जानते ही हैं, तृप्ति ने आपको बताया कि इस समय जी न्यूज़ की टीम छत्तीसगढ़ के रायपुर में मौजूद है। मकसद आप जानते हैं, जाहिर सी बात है कि 7 तारीख को और 17 तारीख को मतदान होना है, 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने हैं और सवाल सबके मन में एक ही है, चाहे वो नेता हो चाहे वो जनता हो, कि अब की बार किसकी सरकार। तो चलिए, मेरे साथ इस मंच पर बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रमोद तिवारी जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तो अब प्रमोद जी, सवाल मेरा तो आपसे यही है कि अब आप तो छत्तीसगढ़ में खूब घूम ही रहे हैं और लगातार चुनाव प्रचार भी चल रहा है। राहुल गांधी यहाँ पर आए, गमछा अमछा बांधे हुए हमको दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में लेकर आएंगे। क्या है ये छत्तीसगढ़ मॉडल? देखिए, मैं बहुत ही दृढ़ता के साथ, आंकड़ों के साथ और विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि आज छत्तीसगढ़ कई क्षेत्रों में मॉडल बन गया है और किसी भी राज्य से हम जब इसकी तुलना करें तो पिछले 5 साल जो बघेल सरकार रही है, इसने जो वचन दिए थे, संकल्प लिए थे, उनमें 95% से ज़्यादा पूरा किया अपने सारे, और कुछ में तो एक्सीड किया। मैं छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा कहा ही जाता है जी। धान की खरीद यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा था। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, आपको भी जानकारी होगी, वहाँ बीजेपी की सरकार, बगल में मध्य प्रदेश। उस समय 1100-1200 रुपए का धान खरीदा जाता था रमन सरकार में। 2500 जो हमने कहा तो बीजेपी की जैसी आदत है, अरे तो झूठा वादा है। आप देखिए ना, 2500 में ही खरीदा नहीं बल्कि 2680 रुपए तक धान खरीद दिया, यानी दुगुना कर दिया, 1.5 गुना कर दिया 1500 से। और अब हमारा 2800 का वादा। तो यहाँ का जो मेन था वो हमने पूरा किया। और एक चीज तो अद्भुत की है, भारत देश में कोई प्रदेश नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ केजी से, किंडरगार्टन से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, फ्री एजुकेशन, ये सपना था जिसे पूरा किया। जिस तरह इंग्लिश स्कूलों में अपने
मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ इसलिए वहाँ से उदाहरण देता हूँ। साइकिल पे बच्चे जाते हैं, पैदल पे जाते हैं, और यहाँ के सरकारी स्कूल जो प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल हैं, वहाँ कारों से लोग बच्चों को इसलिए छोड़ रहे हैं कि वहाँ इंग्लिश मीडियम से आदिवासी जिनका जीवन कुछ इस प्रकार का था कि सबसे पिछड़े थे, आज उनकी उपज की जिस तरह खरीद हो रही है, मेडिकल चिकित्सा घोषणा हो गई 10 लाख 15 लाख, कुछ मामलों में 25 लाख तक। तो आइडियल स्टेट का मतलब क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन। और फिर एक बात जो मुझे छू जाती है, आज देश की समस्या क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, हंगर इंडेक्स। आप देखें ना, इसे अगर आप आइडियल प्रदेश नहीं मानेंगे, बघेल सरकार को इसकी तारीफ दुश्मन भी करता है कि यहाँ महंगाई दर 0.8%, सॉरी बेरोजगारी दर। तो बेरोजगारी दर जहाँ 1% से कम हो और भाजपा के समय में 22% तक गई हो, तो उसे अगर हम मॉडल स्टेट नहीं कहेंगे तो फिर हम मॉडल स्टेट किसको कहेंगे? तो राहुल गांधी जी ने जो कहा ठीक कहा। और गमछा, यहाँ का गमछा बड़ा खूबसूरत है, मैं भी जाता हूँ अगर मीटिंगों वगैरह में तो उसे रखता हूँ, बड़ा अच्छा है। लेकिन प्रमोद जी, आप ये तो मानेंगे ना कि 2018 में आपकी टक्कर रमन सिंह से थी, लेकिन अब 2023 में आपकी टक्कर ब्रांड मोदी से है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ब्रांड मोदी को छोड़कर लोग बघेल को वोट देंगे और बघेल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये सूचना नहीं, अगर जी न्यूज़ हो तो ब्रेक कर दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़कर अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये मैं इसलिए नहीं, ये मैं सवाल आपको बता देती हूँ। ये इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कोई भी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। जो चुनाव 5 स्टेट्स में लड़ा जा रहा है वो मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। वो चेहरा जिसके लिए आरएसएस के ऑब्जर्वर ने लिखा है कि अब मोदी भरोसेमंद नहीं रहे कि इनके चेहरे पे आप चुनाव जीत सकते हैं। चिंतन करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, कुछ और करने की ज़रूरत है। और आरएसएस ऑब्जर्वर क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो जब उनको खुद मोदी जी पर विश्वास नहीं है तो छत्तीसगढ़ की जनता अपने एक भरोसेमंद को छोड़ के उनकी तरफ क्यों जाएगी? लेकिन जनता को मोदी जी पर बहुत भरोसा है। तमाम जो चुनाव पिछले दिनों हुए हैं, मैं कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, मुझे पता है कि आप जिक्र करेंगे उनका, लेकिन गुजरात में जो नतीजे रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी के बाद रहे हैं, वहाँ भी मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। तो ये कैसे मान लूँ मैं आपकी बात कि जनता का भरोसा अब मोदी जी से उठ गया है? मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा उठ गया है, कुछ जगहों पे तो बाकी है। अब गुजरात जीतने के बाद चेहरा वही था, भरोसा वही था। हिमाचल में अपनी सरकार थी बीजेपी की, वहाँ ये दुर्गत क्यों हुई? दुर्गत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमित शाह जी पार्ट 2 करने के लिए बैठे थे कि अगर 2-4 से मामला दाएं बाएं हो रहा हो तो फिर हैं हमारे 2 और हम 2 मिलके बना लेंगे। इतना बहुमत कैसे दे दिया जिस हिमाचल को प्रयोगशाला कहा जाता था बीजेपी के? और मोदी जी ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी के बहुत बेहतर वर्ष गुजारे, हिमाचल अपना हिमाचल था उनका, वहाँ वो चेहरा नकार क्यों दिया गया? फिर उसके बाद कर्नाटक, इकलौती स्टेट जहाँ दक्षिण में भारत के पैर मजबूती से जमा थे, वहाँ मोदी जी तो इस पर उतर आए कि जब वोट की बटन दबाना तो बोल देना बजरंगबली की जय। और बजरंगबली ने ऐसी गदा घुमाई कि कर्नाटक में भाजपा साफ हो गई। तो जितने चुनाव हो रहे हैं उसमें सब जगह मोदी जी हार रहे हैं, कोई अब बहुत एक्सेप्शन की बात नहीं। और 2024 में इंडिया गठबंधन 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगा और 31.8% और 37.6% के मोदी जी अब 60% की इंडिया का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैं ये छत्तीसगढ़ में आप पूछ रही सवाल, आप इंडिया गठबंधन की बात तो कर रहे हैं, मैं आऊंगी छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर भी आऊंगी, लेकिन क्योंकि अब आपने यहाँ पर सीटें कोट कर दी हैं, वोट परसेंटेज कोट कर दिया, इसलिए मेरा ये सवाल यहीं पर लाजमी है। आपकी तीसरी बैठक हुए 2 महीने बीत चुके हैं।
अभी तक चौथी बैठक की तारीख नहीं है, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, आपका नेता कौन होगा आपके गठबंधन का ये पता नहीं है। तमाम आवाजें उठ रही हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया गया कि अखिलेश यादव होंगे, जेडीयू कहती है कि नीतीश कुमार होंगे। कुछ भी खुला हुआ नहीं है, सिर्फ इंडिया गठबंधन है और 3 बैठक हो गई है और अब हम ब्रांड मोदी से ज्यादा सीटें ले आएंगे। इसको कैसे जनता समझे? क्योंकि लड़ाई तो आप भी जानते हैं ना कि हर जगह पर स्थानीय दल की जो डिमांड है सीटों को लेकर वो बहुत ज्यादा है, और वो ग्रैंड ओल्ड पार्टी कैसे एक्सेप्ट कर पाएगी? देखिए, मैं इसे क्लियरिफाई कर दूं। हाँ। पहले यह था कि सब इकट्ठा नहीं होंगे, हम इकट्ठा हो गए। ठीक है। दूसरा ये था सब साथ नहीं बैठ पाएंगे, खींचातानी रहेगी। हम बैठ भी गए, इंडिया नाम भी रख लिया हमने, सर्वसम्मत से कर लिया। और इंडिया नाम रखने के बाद हम तो खुश हैं, देश खुश है। पर मोदी जी को इतनी घबराहट है, भाजपा को इतनी घबराहट है कि वो इंडिया नाम लो ना तो थर थर कांपने लगते हैं। कहा गया मेक इन इंडिया, जागो इंडिया, खेलो इंडिया का नाम रखने वाले लोग अब इंडिया नाम से घबराते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमने वो सफ़र तय कर लिया है जो मुश्किल था। अब भाजपा वाले क्या कहते हैं मालूम है आपको? आपने भी सुना है, आपके चैनल भी मैंने सुना है। खास तौर से रविशंकर जी कहते थे कि ये ऐसी बारात है जिसका दूल्हा नहीं है। जो आपने बहुत संयमित भाषा में पूछा नेता कौन है, वो दूल्हा कहते थे। तो मैंने उन्हें जवाब दिया था कि चिंता मत करो रविशंकर जी, और उनके बड़े नेता भी थे, आप तैयार रखो, सारी तैयारी कर लो, घर चमका लो, सजा लो, लड़की की तैयारी अच्छी कर लो। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीतिक दुल्हन में और कुछ नहीं कह रहा हूँ। हमारा दूल्हा बड़ा खूबसूरत, अच्छा ऐसा आएगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी और घराती बड़े खुश होंगे देख के। लेकिन सुनिए ना, हम संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर सकते। संविधान में ये लिखा है कि जब बहुमत हो जाएगा तो दल का नेता चुना जाएगा और उसको राष्ट्रपति जी बुलाएंगे या गवर्नर प्रदेश का केस होगा, तब तो हम अपना नेता देंगे। कई दूल्हे सेहरा लेकर तैयार हैं, दूल्हे न तैयार हो, उनके कार्यकर्ता, उनके राजनीतिक दल तैयार हैं। देखिए, कौन ऐसा बड़ा नेता है जिसने ये न कहा हो कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं, चाहे नीतीश जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे राहुल जी हों, सबने तो यही कहा है कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे। हाँ, मैं उसे सच्चा कार्यकर्ता नहीं मानता जो ये सपने न देखे कि उसका नेता प्रधानमंत्री बन जाए। तो कार्यकर्ता जीता है, मरता है, संघर्ष करता है, बोलता है तो मैं गलत नहीं मानता, पर हमारा फैसला है, जीत के बाद हम करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ लौट के आता हूँ। छत्तीसगढ़ में 20 अक्टूबर को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो सारे पेपर्स मेरे पास हैं। यहाँ एक योजना है नगरनार में इलाका, वहाँ एक बड़ा जमीन अधिग्रहण में संघर्ष हुआ, ये हुआ, बन के तैयार हुआ नवरत्न स्टील प्लांट। उस पे संघर्ष चल रहा है। जब अमित शाह जी आए, बंद था उधर पूरा कि इसे बेचा ना जाए किसी, और नाम आ रहा है हम दो हमारे दो में एक का। ठीक है। तो अमित शाह जी ने कहा नहीं, हमने निर्णय ले लिया है, हम इसे बेचेंगे नहीं। ठीक है। मैंने 20 अक्टूबर को, और आपके चैनल में भी कह के जा रहा हूँ, लोकसभा का वो सवाल रख दिया जिसके जवाब में जो सूची है उसमें इसका नाम है विनिवेश करने में, बेचीकरण में। 20 अक्टूबर से आज 31 अक्टूबर हो गया। आज मैं इंदिरा गांधी जी को और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज उनका एक का जन्म दिवस और एक का निर्माण दिवस है, शहादत दिवस। 11 दिन तक मैंने इंतजार किया। आज तक अमित शाह जी या स्थानीय भाजपा ने वो पेपर नहीं दिखाया। आज तमाम लोग आएंगे, आप उनसे ये वो पेपर दिखा दें। मैं तो दिखा गया। ठीक है। अब मैं छत्तीसगढ़ पर आप आ गए हैं वापस। हालांकि मैं तो आपसे ये भी पूछना चाहती थी कि इस इंडिया और भारत के बीच में कांग्रेस पार्टी कहाँ है? इंडिया गठबंधन का इतना जिक्र हो रहा है, अब भारत पे आ गई है बीजेपी, ऐसा आप कह रहे हैं कि वो घबरा कर आ गए। तो इंडिया और भारत के बीच में कांग्रेस पार्टी कहाँ है? मैं बताता हूँ जी। आर्टिकल 1 पढ़ लीजिए भारत का, संविधान की प्रस्तावना के बाद इंडिया दैट इज भारत, हिंदी वाली किताब में लिखा है। पर उसमें कांग्रेस कहाँ है? इस पूरी राजनीति में कांग्रेस कहाँ है? मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए, उसी में जवाब है। ठीक है। भारत जो इंडिया है,
तो ये इंडिया और भारत दोनों हमारा देश है, हम मानते हैं, दोनों नाम हम स्वीकार करते हैं। हम उन लोगों की तरह नहीं हैं कि इंडिया नाम अगर गठबंधन का हो गया INDIA तो इतना घबरा जाए कि इंडिया नाम ही हटा दे, निमंत्रण पत्र से हटा दे, ऑफिसों के सामने से हटवा दे और इंडिया देख के थर थर कांपने लगे। ये उचित नहीं। संविधान को न मानना भाजपा की आदत हो गई। ठीक है, छत्तीसगढ़ पे आना चाहूंगी। आप तमाम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, इसलिए ये सवाल बड़ा लाजमी हो जाता है। छत्तीसगढ़ में आकर आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर स्थानीय मुद्दों पर वोटिंग होगी या फिर मुद्दे राष्ट्रीय होंगे? आप ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन आपके उस कार्ड का जवाब जो है वो हिंदुत्व है बीजेपी का। देखिए, मैं एक चीज फिर बता दूं, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं सनातन धर्म का पालन नहीं करता, मैं ब्राह्मण हूं, ये सारी सच्चाइयां हैं। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की तरह चुनाव के बक्से में, वोटिंग मशीन में ले जाकर हम नहीं करते। किया तो कर्नाटक में बजरंगबली का गदा चलेगी और बजरंगबली का नाम लेकर वोट दो, क्या रिजल्ट रहा? कर्नाटक में उड़ गए। राष्ट्रीय अरे अब ये सब समझ गए हैं कि हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए उठाती है कि उसके तमाम असफलताएं छिप जाएं, महंगाई छिप जाए, बेरोजगारी छिप जाए, भ्रष्टाचार छिप जाए। अब भारत की जनता को जो लोग ये समझ रहे हैं कि धर्म के नाम पर ही सब कुछ अपनी असफलताएं छिपाएंगे, अब उनके दिन लग गए। ये 2023 तो हम जीतेंगे ही, 5 राज्य में जीतेंगे। आपके खुले मन से कह के जा रहा हूँ, फिर बुलाइएगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 5-0 रहने वाला है स्कोर? मैं आजकल मैचेस देख रही होंगी, आप भी मौका मिलता होगा तो मैच की भाषा में भी बात कर लेते हैं। भाजपा 5-0 से हारेगी, मैं बता दूं आपको, गिना देता हूं। चलिए, तो ये अब जी न्यूज़ के मंच पर इतना बड़ा दावा प्रमोद तिवारी जी ने कर दिया है, तो अब मुझे इंतजार रहेगा नतीजों का। अभी तो आने वाले हैं 3 दिसंबर को नतीजे, और फिर 2024 के चुनाव का भी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है। और अगर हम पिछली बार के चुनावों की बात करें तो सेमीफाइनल में भले ही आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन फाइनल में आते आते आप सिमट गए थे। आप ये अच्छी तरह जानते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस सेमीफाइनल को लेकर अभी जिसके नतीजे आए भी नहीं हैं, आप इतने उत्साहित हैं, वो हो सकता है कि फिर एक बार वही तस्वीर दोहराई जाए? नहीं, उसका कारण है 2019 के चुनाव में इंडिया नहीं था, हमारा वोटों का बंटवारा हुआ था, और आज जिन वोटों को हमने इकट्ठा किया है उनकी संख्या 65% तक जा रही है। अगर ये कटपिट के हम 60% भी रह गए तो 2/3 बहुमत से हारेंगे। एक फर्क तो मैं ये बता दे रहा हूँ। और फिर इमोशनल मुद्दे, मेरा सवाल, जब कांग्रेस ग्रैंड ओल्ड पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी जिसने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया हो, जब वो पार्टी कहती है कि इंडिया गठबंधन अब हो गया है और अब हम जीतेंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं हैरानी भी होती है और दुख भी होता है कांग्रेसियों की तरफ से कि आप आज यहाँ आ गए कि आपको बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है। भाजपा यहाँ आ गई कि पिछला चुनाव उसको बैसाखियों पे लड़ना पड़ा। भाजपा पार्टी नहीं है, एनडीए लड़ता है, और एनडीए में अभी तो गिन के 34। पर एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ा घटक दल है, लेकिन कांग्रेस में भी ये स्थिति ऐसी नहीं दिख रही है। आज भी कांग्रेस सबसे बड़ा दल है इंडिया में। लोकसभा में कितनी सीटों का दावा आप कर रहे हैं? 24। हम फिर आपसे कह रहे हैं विनम्रता पूर्वक, बहुत ही विनम्रता से कह रहा हूँ कि इंडिया में धुरी कांग्रेस है, भाजपा में धुरी इंडिया में भाजपा है, और इंडिया में कांग्रेस है। एनडीए में वो हैं, इसमें हम हैं, दोनों बड़े दल हैं, और हम सब मिलजुल कर सीटों को बंटवारा कर लेंगे, इसकी चिंता वो ना करें। आज तक जो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में एक चुनावी घोषणा नहीं कर पाई, एक संकल्प नहीं बता पाई, एक वचन नहीं पाई, वो चुनाव का खत्म होने के बाद इनको जारी करेगी। हमने तो कर दिए सब जो हम करने जा रहे हैं। इनकी तो ये भी स्थिति नहीं है, ये तो अभी इसी में पड़े हुए हैं, किसको टिकट दें किसको न टिकट दें। हमने टिकट भी दे दिए, हमने सारे बट भी गए, अब तो खैर कल आखिरी दिन था, सभी ने दे दिए।
और संकल्प कहाँ जाएंगे उसमें पहुंच गए। अरे 500 रुपए सिलेंडर क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार किसी राज्य में दे रही है? लेकिन मैं यही कह रही हूँ आपसे कि कांग्रेस की इतनी मजबूती का आप दावा कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नाम पर आप कह रहे हैं कि हम 24 में सरकार बनाएंगे। मेरा सवाल आपसे इसलिए है कि ये क्यों कहा जा रहा है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो छोटे दलों को, स्थानीय दलों को फॉलो कर रही है। चाहे फ्री बीज पर आप जब फ्री की इतनी घोषणाएं कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को सुन रहे हैं। जब जातीय जनगणना की बात आती है तो आरजेडी और सपा का जो मुद्दा इतना सालों पुराना रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने उस लाइन को पकड़ लिया है। तो क्या कांग्रेस के पास अपना कोई ऐसा आइडिया नहीं है जिसको लेके लोगों के पास जाए और बीजेपी को मात दे? आप फॉलोवर क्यों बनते जा रहे हैं? देखिए, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। मैंने सुझाव नहीं दिया है, मैंने सवाल पूछा है। जो आपने कहा क्यों अकेले नहीं लड़ती, उसका जवाब दे रहा हूं। जब एक गठबंधन सामने है और उसके मुकाबले के लिए दूसरा गठबंधन सामने हो जाए, लोग यूं गठबंधन नहीं बनाते। जब अपना राजनीतिक भविष्य देखते हैं कि इस गठबंधन के बनने के बाद अच्छा होगा, तभी तो गठबंधन में लोग शामिल होते हैं। क्या वजह है कि आज तो इंडिया में लोग शामिल हो रहे हैं और एनडीए लोग गठबंधन छोड़ के जा रहे हैं? क्यों? सबसे पुराना चला गया शिवसेना, अकाली दल चला गया, और अभी बचा खुचा जो शायद एक आध सीट पे ये लड़ लेते, तमिलनाडु में अन्ना डीएमके चली गई। हमारे यहाँ तो लोग जुड़ रहे हैं, उनके यहाँ से लोग टूट रहे हैं। तो हर राजनीतिक दल समझ रहा है कि भविष्य क्या है। ठीक है, अब मैं आना चाहूँगी इजराइल, क्योंकि इस समय इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है और कांग्रेस की तरफ से CWC की बैठक हुई, उसमें हमास की निंदा नहीं की गई। कल सोनिया जी ने एक अखबार में, जाने माने प्रतिष्ठित अखबार में, उन्होंने एक लेख लिखा, उसमें हमास को आतंकवादी कहने से गुरेज रखा गया। क्या वजह है और ऐसा क्यों कर रही है कांग्रेस? क्या आपको ये डर नहीं है कि बीजेपी इसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाकर एक बार फिर जनता तक पहुंचेगी और हिंदू बहुसंख्यक वोट उनको जा सकता है? मैं कड़वी बात कहने जा रहा हूँ। कहिए ना, कहिए। आप मंच पे ऐसे बैठे, लाशों पे राजनीति करना भाजपा को आता है, पर हम लाशों की राजनीति नहीं करते, हम निंदा करते हैं। और आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो बयान याद दिला देते हैं कि फिलिस्तीनियों के अधिकार, पार्लियामेंट में बोला था, फिलिस्तीनियों के अधिकार की रक्षा के लिए, उनके अस्तित्व के लिए उनके साथ खून खराबा ना हो। फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों की बात कीजिए ना प्रमोद जी, लेकिन आप कम से कम हमास को तो आतंकवादी कहिए ना। मैं आपसे फिर बहुत ही पूरा, अगर मेरा जवाब आ जाए जी, तो कुछ कहने की गुंजाइश नहीं बचेगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी फिलिस्तीनियों के हक की बात कही थी, इंदिरा जी ने भी कही, राजीव जी ने भी कही, सब ने कही। आज भाजपा पहले बताए वो अलग क्यों हट रही है, सुनिए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात का जब जोर पड़ता है तो फिलिस्तीनियों की बात क्यों करने लगते हैं प्रधानमंत्री? स्टैंड तो उनका चेंज होता है। हम कोई आतंकवादी संगठन, कोई आतंकवादी गठबंधन अगर निर्दोष लोगों की जान लेता है तो हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन हम इसके भी खिलाफ हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए, बातचीत से बातें तय होनी चाहिए। युद्ध किसी समस्या का निदान नहीं है। जहां भी निर्दोषों की हत्या कोई पक्ष करे, हम उसके साथ नहीं हैं और उसे उचित नहीं मानते। क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि अब इस समय गोलियों की नहीं, बोली की जरूरत है? बातचीत से तय करें। बहुत निर्दोषों की जान जा रही। आज मैं देख रहा सुबह 6 पत्रकार मारे गए, वो तो कहीं निर्दोष थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। जो आर्टिकल कल आया है उसी को लेकर नाम तो नहीं लिया गया उनके द्वारा, लेकिन कहा गया कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद दिखाई नहीं देता, तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं, देश विरोधी पर एक्शन से बचते हैं। तुष्टीकरण की सोच खतरनाक है, ऐसी सोच से आतंक का भला नहीं हो सकता। एकता को खतरे में डालने वाली सोच से सावधान रहना है। सीधा सीधा इशारा कांग्रेस के ऊपर है, क्या जवाब? देखिए, इशारों की बात ना करें, साहस से तो नाम लेके बोले, उनको जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन फिर ऐसे सवाल के ऐसे ही जवाब होते हैं कि इंसानों की लाशों पे सौदा करने वाले लोगों के एक काम करना होगा, शांति की अपील करनी पड़ेगी। अगर कोई बचा है थोड़ा बहुत, और न कतर ने हमारे 8
लोगों को जिस तरह फांसी की सजा सुनाई, उससे लगता है कि मोदी की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रही। तो अगर बचा है तो युद्ध विराम कराएं, दोनों के बीच में समझौता कराएं। क्या ये भूल गए कि G20 में एक यूरोप की ओर जो एक पथ बन रहा था, रास्ता बन रहा था, गलियारा बन रहा था, सबसे ज्यादा वो खतरे में पड़ गया है, जो सबसे बड़ी आप उपलब्धि बताते थे। तो आज जरूरत है, देश हित में है कि युद्ध चलिए, वो उपलब्धि बता के खुश होते थे बतौर हिंदुस्तानी, क्या आप खुश हैं अगर वो कॉरिडोर खटाई में पड़ गया है? उसको रोकने के लिए सरकार पहल करेगी ना। हम तो कह ही रहे हैं, हम तो अपनी चिंता कम से व्यक्त कम कर रहे खुशी हैं। तो मत जाहिर कीजिए ना कि अगर खटाई में पड़ गया है, तो आप कह रहे हैं कि देखिए बड़ी ताल ठोकते थे। मैं खुशी नहीं जाहिर कर रहा हूँ, विपक्ष का काम है चिंता जाहिर ठीक करना। है। तो मैं चिंता जाहिर कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा चेहरा आपको हंसता खिलता नहीं दिखाई पड़ रहा। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी चिंता को मैं समझ रही हूँ। बहुत मजे हुए नेता हैं और बहुत आसानी से शब्दों से खेलना जानते हैं। तो लेकिन चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और मेरा आपसे सवाल यह है कि आपको एप्पल की तरफ से थ्रेट नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया सर? मैंने देखा नहीं, व्यस्तता है। लेकिन भारत के संविधान में जो चीजें मिली हैं उनमें निजता का अधिकार, वाक्य स्वतंत्रता तो मोदी जी ने खत्म कर दी। जैसे कोई बोलता है उनकी सरकार के खिलाफ, उनके 3 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन एप्पल इसमें कुछ और कह रहा है। एप्पल कह रहा है कि भाई ये तो जो लोग हैं, जो हैकर्स हैं, वो स्टेट, मतलब जैसे कहा जाए स्टेट स्पॉन्सर्ड, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत उनके पीछे पैसे का बैकग्राउंड है। और बीजेपी का ये कहना है, आज खुद पूर्व कानून मंत्री सामने आए और उन्होंने कहा कि आप जाइए ना, अगर कांग्रेस को या तमाम विपक्षी कई नेताओं को आए हैं ये थ्रेट नोटिफिकेशंस, तो आप जाइए, FIR दर्ज कीजिए, आप एप्पल से बात कीजिए। मेरे सवाल का जवाब तो आप ही ने दे दिया, पढ़ दिया ना उसको, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। स्टेट स्पॉन्सर, स्टेट कौन है? नहीं तो बहुत जगह तो आप भी हैं स्टेट में। हम फिर आपसे कह रहे हैं स्टेट कौन है? ये नहीं, आप केंद्र की बात कर रहे हैं, लेकिन राज्यों में तो आप भी हैं ना, वहां तो आपका भी कंट्रोल मुझे है। सिर्फ पूरा करने दीजिए। ठीक है। स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये कम्युनिकेशन किसका विषय है? फंडेड है ये। अगर फंडेड है, कौन फंड कर रहा है? ये सेंटर का सब्जेक्ट है, दूरसंचार। तो स्टेट फंडेड अगर है, टैपिंग के तो बहुत सारे मामले आपकी सरकार में भी आए। लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं है ना। ये आरोप तो आपके ऊपर भी लगे हैं। अब इतने लंबे समय कांग्रेस ने सरकार चलाई, इन आरोपों से क्या आप इनकार करेंगे कि टैपिंग के मामले आपके समय में नहीं आए? कुछ आदत डाले, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। आप पुरानी बातें भी याद रखिए, नई बातें भी याद रखिए। आज आप सरकार में हैं, अगर कुछ होगा तो जवाब आपको देना है। आप ये नहीं कह सकते कि जब आपकी सरकार थी तो ऐसा हुआ था। बोलिए ना सरकार की तरफ से। अच्छा, रविशंकर जी लगता है आजकल वकालत वाला ढीली हो गई उनकी, वो राय दे रहे हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा तो FIR लिखाओ। अरे ये तो भारत का हर नागरिक जानता है, कुछ गलत होगा तो लिखाई जाएगी। लेकिन क्या इस बात को आप कंडेम नहीं करेंगी कि एक फोन जिससे हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से जासूसी हो रही है? एप्पल ने ये कहा है। दूसरा, मुझे फिक्र नहीं, क्योंकि मैं तो चैनल से जाता हूँ, आपके चैनल पे आता हूँ, जी न्यूज़ के सवालों का जवाब देता हूँ। मैं तो छाती ठोक के देता हूँ, क्योंकि सच बोलता हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ। ये तो वो लोग डरें जो चोरी छिपे सरकार गिराने की साजिशें रचते हैं। तो ये वो लोग करें जो खरीदते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में खरीदा था। वो अपने फोन को देखें। हमारा बात तो, हम उत्तर प्रदेश के, हमारा हर काम खुला खेल फरुखाबादी है। जो कहते हैं कुछ छिपाते पाते नहीं। तो ये थ्रेट नोटिफिकेशंस अगर प्रमोद तिवारी जी को आएगा तो क्या वो FIR दर्ज कराएंगे? मैं वकील भी हूँ, मुझे मालूम है क्या करना है। हो सकता है मैं बहुत सी ऐसी बातें बोलता हूँ जो वहाँ चली जाए। चलिए ठीक है। तो मेरा अगला सवाल अब अरविंद केजरीवाल को लेकर है और मेरे पास समय अब कम ही है, तो बस अब चलते चलते शराब घोटाले में आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी सम्मन आ चुका है ईडी का, और इंडिया गठबंधन का वो एक अहम हिस्सा है। तो क्या इस समय दोस्ती निभाई जाएगी? क्या इंडिया गठबंधन का मान रखकर अरविंद केजरीवाल का साथ देगी कांग्रेस? हाइपोथेटिकल सवालों के जवाब नहीं होते हैं, ये जांच होने दीजिए। ये हाइपोथेटिकल क्यों लग रहा है? आपके साथी हैं। आपको लग रहा है कि वो बंद होने जा रहे हैं? नहीं, मैं तो आप नहीं कह कह रही दीजिए हूं। अपने चैनल। नहीं, मैं तो ये कही नहीं रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अभी उनको सम्मन आया है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया क्या? क्या इसी मुद्दे पर आप उनके साथ खड़े हैं? मेरा जवाब तो सुन लें। घटनाएं घटित होती रहती हैं, घटना का परिणाम आने दीजिए, हम सही समय पे सही प्रतिक्रिया देंगे। एक बात और कह दें आपसे, ये चुनाव का नोटिफिकेशन हो गया,
दिल्ली की हालत है, राजस्थान में मुख्यमंत्री के बेटे को, वैभव को बुलाया गया। जी तो भारतीय जनता पार्टी की आज शालीन परंपरा को सरकार नहीं निभाएगी कि नोटिफिकेशन के बाद कम से कम जब लोग चुनाव प्रचार में जुटे हैं तो अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनसे कहेंगे कि चुनाव तो संपन्न होने दो निष्पक्षतापूर्वक। ये डर भय का वातावरण पैदा करना। अब मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ। देखिए, इतनी हमारे आपने इतने तीखे सवाल पूछे, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आपने कहीं से मुझे बख्शा नहीं, फिर भी मैंने आपके हर जवाब दिए। पर भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए। अब यहाँ कल आए थे देवेंद्र फडणवीस जी, जी मुख्यमंत्री रहे, सत्ता के बगैर जी नहीं सकते, चीफ मिनिस्टर से उतर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, फिर भी ठीक है, चलेगा, कम से कम कुछ माल आता तो रहेगा। किया क्या है उन्होंने, क्या है उन्होंने, कल आए हैं, एक करोड़ों लोगों के हृदय छत्तीसगढ़ में आज नायक के रूप में हैं। कुछ लोग आलोचना करते रहे। आज जिसने 95% से ज़्यादा लोगों को उनकी आशाओं के अनुरूप दिया है, 2800 धान 26 से 40 में बिक गया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार, मैं रहने वाला हूँ वहाँ का, मैं बता रहा हूँ, वहाँ के किसान एक ही रिक्वेस्ट करते थे, आपकी सरकार है, मैंने किया नहीं। हमारे यहाँ सरहद के इस पार उत्तर प्रदेश में 1100 में धान है और वहाँ बिक रहा है 2500, हमारा बिकवा दीजिए। डबल कौन नहीं बेचना चाहेगा, 2.5 गुना कौन नहीं बेचना चाहेगा। तो उस मुख्यमंत्री को जिसने इलाज फ्री किया 25 लाख तक, उस मुख्यमंत्री को जिसने केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री की, जिसने महिलाओं के सिलेंडर में हमने 350 रुपये पे दिया था भाजपा को 2014 में, पहुंचा दिया था 2200 तक, आज उस 1200 तक, आज उस सरकार के जिसने 500 के नीचे सिलेंडर यहाँ कर दिया 400 कुछ रुपए पे, उसको आएंगे और उसकी तुलना गजनी से करेंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ का अपमान है, छत्तीसगढ़ की धरती का ये अपमान है। देवेंद्र फडणवीस जी, माफी मांगिए इस बात के लिए, आपकी भाषा संयमित होनी चाहिए। ठीक है, आप जब उनको मिले तो उनसे जरूर आप माफी मंगवाएं, लेकिन आप मेरे मंच का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आपके माध्यम से सुन रहे मेरे हो मंच का इस्तेमाल आप मेरे सवालों का जवाब देने में कीजिए कि अब आप छत्तीसगढ़ में 90 में से कितनी सीटों का आंकड़ा आज इस मंच पर मुझे कहकर जा रहे हैं, और नतीजों वाले दिन मैं आपको अपने साथ लाइव जरूर जोड़ूंगी। 90 में 75 पार, अब की बार 75 पार, सिर्फ 3-4 सीटें बढ़ा रहा हूं और उनकी भी कहना चाहता हूँ सिर्फ 3-4 सीटें घटा रहा हूँ। चलिए, डबल डिजिट में आने में भाजपा को रेंगना पड़ेगा इस बार। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और फिलहाल वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए, जी मंच लगातार सजा हुआ है, मेहमानों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। देखते रहिए जी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस मौके पर आपने वो सारे सवाल मुझसे पूछ लिए जो हमारे विपक्षी पूछना चाहते थे और हमें जवाब देने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर।